हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में यूजीसी नेट एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि संभावना रहती है ये एग्जाम्स में प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इसके लिए आप लोगों का इस क्लास को देखना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। एंड यूजीसी नेट एग्जाम के अलावा समाजशास्त्र से संबंधित अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए भी आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का, समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जीडीसी एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। मध्य प्रदेश एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का, जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड, ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि मूलभूत अवधारणाओं के नोट्स चाहते हैं तो आपको इन टॉपिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं। वन लाइनर में भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। थिंकर्स के नोट्स चाहते हैं तो आपको थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। एंड अगर आप यूपी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके इसके भी आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। इसमें आपको यूपी पीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा आप कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वॉइस आ रही है ना? ओके, चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, मार्क्स की द्वंद्व पद्धति इनमें से किस पर आधारित है? चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है, द्वंदात्मक विश्लेषण सामाजिक जगत के विभिन्न भागों के बीच एक सरल एक मार्गीय कारण और प्रभाव संबंधों को नहीं देखता। विकल्प दूसरा है, द्वंदात्मक विश्लेषण सामाजिक मूल्यों पर आधारित है जो कि सामाजिक तथ्यों में पृथकनीय नहीं है। विकल्प तीसरा, द्वंदात्मक विश्लेषण सामाजिक जगत के विभिन्न पक्षों के मध्य और भीतर के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। और विकल्प चौथा यहाँ पर दिया गया है, द्वंदात्मक विश्लेषण का संबंध केवल भौतिक जगत से है, ना कि सामाजिक जगत से। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? फर्स्ट का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न सामाजिक क्रांतियों को उनके घटित होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की, तो ये आता है 1970 से 1990 के बीच। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति 1970 से 1990। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1789 से 1799 हो जाएगा। ठीक है, और अब बात आती है बोल्शेविक क्रांति की, तो ये 1917 हो जाएगा। और पैलेस क्रांति की अगर हम बात करें तो ये 522 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको सही विकल्प इस तरह से याद करना है, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए गए थे, तो यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर इसे देख लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मिलान करना है, कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर। देखिए, वर्ग स्थिति की बात किसने की है? क्षमता उपागम, आर्थिक प्रगति के चरण, प्रदर्शन उपभोग यहाँ पर दिया गया है। देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
वर्ग स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो वर्ग स्थिति की बात किसने की है? मैक्स वेबर ने की है। तो यहाँ पर ए का क्या होगा? सेकंड होगा। इसके अलावा क्षमता उपागम की बात करें तो ये अमर्त्य सेन का हो जाएगा। आर्थिक प्रगति के चरण की अगर हम बात करें तो ये डब्ल्यू रोस्ट्रो का हो जाएगा। प्रदर्शन उपभोग, यहाँ पर वेबलन का ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर विकल्प डी हो जाएगा। वेबलन ने विलासी वर्ग की अवधारणा दी थी, ठीक है। विलासी वर्ग का कॉन्सेप्ट इनका है। और डब्ल्यू रोस्ट्रो की एक पुस्तक आती है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये किसकी है? रोस्ट्रो की पुस्तक, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और इनका एक प्रश्न आता है रोस्ट्रो का, ठीक है, मुझे याद आया अभी। इन्होंने आर्थिक विकास के 5 चरण बताए थे। आर्थिक विकास के 5 चरण इन्होंने बताए थे, ठीक है। पहला इन्होंने बताया परंपरागत समाज, ठीक है, समाज है। दूसरा हो जाएगा उत्थान की पूर्व शर्तें, हो जाएगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा उत्थान की बात इन्होंने की है। चौथा हो जाएगा परिपक्वता की ओर, अग्रसर, ठीक है। और लास्ट हो जाएगा आपका उच्च जन उपभोग की अवस्था, ठीक है। इसे आप ध्यान दे ले, ठीक है। परंपरागत समाज है, उत्थान की पूर्व शर्तें हैं, उत्थान की अवस्था, परिपक्वता की ओर अग्रसर और उच्च जन उपभोग की अवस्था, ये 5 चरण आर्थिक विकास के बताए हैं डब्ल्यू रोस्ट्रो ने। एग्जाम्स में ये पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, लैंगिक अध्ययनों पर लिखी गई जो रचनाएं यानी कि पुस्तकें हैं, उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करके लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मैक्सुनैलिटीज की, जो कि रेबन कॉनेल की पुस्तक है, ये कब आती है? 1995 में आती है, 1995 में आती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल बिहेवियर इन द ह्यूमन सेल, जो कि एल्फ्रेड किंजी की पुस्तक है, ये कब आती है? 1948, 1948 में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेंसी, एंथोनी गिडेंस की पुस्तक है, 1992 में आती है। पैराडॉक्सेस ऑफ जेंडर, जुथित लोब्रा की ये पुस्तक है और ये आती है 1994 में, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प ए, ठीक है। सेक्सुअल बिहेवियर इन द ह्यूमन सेल, एल्फ्रेड किंजे की 1948, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेंसी, एंथोनी गिडेंस की 1992, फिर पैराडॉक्सेस ऑफ जेंडर, जुडिथ लॉबर 1994, और फिर मैक्सुनैलिटीज रेबन कॉनेल की 1995 में आती है, ठीक है। जरूरी नहीं है ये सही क्रम में लगाने को आए, ये मैट्रिक में भी पूछा जा सकता है प्रश्न, ठीक है, कि इसका मिलान करें, ये किसकी पुस्तक है, या फिर यह डायरेक्टली एक पुस्तक कोई देकर इनमें से पूछ लिया जा सकता है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, कब प्रकाशित हुई, इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है। और सही कालक्रम में लगाने को तो इस तरह से अब पूछे ही जाते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। निम्न अधिनियमों को उनके अधिनियमन के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए कौन कौन से अधिनियम दिए गए हैं। हिंदू स्त्री पृथक निवास और अनुरक्षण अधिनियम, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, जाति अशक्तता उन्मूलन अधिनियम, भारतीय तलाक अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें हिंदू स्त्री पृथक निवास और अनुरक्षण अधिनियम की, तो ये कब आता है? 1946, 1946 में ये आता है।
पारसी विवाह और तलाक अधिनियम की बात करें तो ये आता है 1936 1936 में। जातीय अशक्तता उन्मूलन अधिनियम आता है आपका 1850 में। और फिर भारतीय तलाक अधिनियम की बात करते हैं तो ये आता है आपका 1869 में। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की बात करें तो ये 1928 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर 1850 का आ जाएगा आपका जाति अशक्तता उन्मूलन अधिनियम। यहाँ पर CD इस तरह से लिया गया है, इसे थर्ड इस तरह से आप कर लेंगे। ठीक है, पहले आएगा आपका जाति अशक्तता उन्मूलन अधिनियम, फिर आएगा आपका भारतीय तलाक अधिनियम, फिर आएगा आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, और फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पर एक विकल्प करें आप, यहाँ पर CDE, और फिर आपका आएगा B, है ना, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936। और फिर आएगा आपका हिंदू स्त्री पृथक निवास अनुरक्षा अधिनियम 1946। ठीक है, इसे आप इस तरह से देख लें, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, अब यहाँ पर मिलान करें। पुस्तकें हैं, पॉपुलेशन बॉम्ब है, ओजोन लेयर डिप्लेटिंग केमिकल्स है, साइलेंट स्प्रिंग है, द वेस्ट मेकर्स यहाँ पर दी गई हैं। क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन बॉम्ब ये किसकी हो जाएगी? पॉल एलियट की हो जाएगी। ए का यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा। ओजोन लेयर डिप्लेटिंग केमिकल्स, ठीक है, ये किसकी हो जाएगी? शेरवुड, रोलैंड एंड मैरियो मोलिना की हो जाएगी। साइलेंट स्प्रिंग की बात करें तो साइलेंट स्प्रिंग किसकी हो जाएगी? आपकी रचेल कार्सन की हो जाएगी। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग आपकी रचेल कार्सन की पुस्तक हो जाएगी। यहाँ पर C का ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। और इसके अलावा द वेस्ट मेकर्स की बात करें, वॉन्स प्रेकॉर्ड की ये पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन B, विकल्प B यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन सी पहली पीढ़ी के साइबर अपराधों के विषय में सत्य नहीं है? चलिए देखिए, पहला विकल्प ऑप्शन A है, परंपरागत प्रकार के अपराधों में सहायता के लिए कंप्यूटर का प्रयोग। विकल्प B, हथियार या बम कैसे बनाए जाए इस पर इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना अपेक्षाकृत सरल हो सकता है। विकल्प C, पहली पीढ़ी के साइबर अपराध सम्मिश्रित पारंपरिक अपराध थे परंतु एक नए वैश्विक नेटवर्क के परिवेश के भीतर। विकल्प D, ड्रग अपराधी संचार के जो भी माध्यम उपलब्ध हैं उन्हें नियोजित करते हैं और कंप्यूटर की अनुपस्थिति में भी ड्रग्स को खरीदते और बेचते रहेंगे। सही नहीं है साइबर अपराधों के विषय में, ये यहाँ पर बताना है। पहले साइबर अपराधी कौन थे, है ना, प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला साइबर अपराधी, पहला साइबर अपराधी कौन था? इयान मर्फी। ठीक है, इयान मर्फी को पहला साइबर अपराधी माना जाता है और इन्हें, इयान मर्फी को कैप्टन जैप के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है इयान मर्फी ना हो, कैप्टन जैप दिया गया हो, तो दोनों ही नाम आप याद रखेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प C, पहली पीढ़ी के साइबर अपराध सम्मिश्र पारंपरिक थे परंतु एक नए वैश्विक नेटवर्क परिवेश के भीतर। ऑप्शन C यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। समाजीकरण की पार्सन्स की धारणा के संबंध में निम्न में से कौन सही है? 4 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है, समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यवस्था के मानकों व मूल्यों का अभियांत्रिकरण होता है और वे कर्ताओं के अंतःकरण का भाग बन जाते हैं। विकल्प दूसरा कह रहा है, समाजीकरण एक संरक्षण की प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता चित्तवृत्ति बच्चों को सामाजिक व्यवस्था से बांध कर रखती है। विकल्प तीसरा है, पार्सन्स समाजीकरण को एक जीवन पर्यंत अनुभव के रूप में देखते हैं। विकल्प चौथा, समाजीकरण की प्रक्रिया में रचनाशीलता के लिए अत्यल्प अथवा कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। ये 4 यहाँ पर कथन दिए गए हैं। समाजीकरण की पार्सन्स की धारणा से कौन सा यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर ये चारों ही सही हैं। और ध्यान रखिए, पार्सन्स ने समाजीकरण के 2 प्रकार बताए थे, प्राथमिक समाजीकरण है और दूसरा क्या हो जाएगा? द्वितीयक समाजीकरण। ठीक है, द्वितीयक समाजीकरण।
तो ये दो तरह के प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण की बात पार्सन्स के द्वारा की गई है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी आधारिकाएं अंतःक्रियावाद की नाट्य कला शाखा की विशेषताएं हैं? 4 यहाँ पर दी गए हैं। पहला कथन है, उन विधियों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें एक विशेष सामाजिक दृश्य में नायक प्रभाव छोड़ने के लिए हाव भाव में हेरफेर करते हैं। विकल्प दूसरा, प्रभाव प्रबंधन की प्रक्रिया पर बल देता है, न कि क्रिया जिस ओर अभिमुख्य है उस उद्देश्य या लक्ष्य पर। तीसरा विकल्प है, लक्ष्य अभिमुखता और विशिष्ट संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो अंतरक्रिया के भिन्न स्वरूपों की रचना करती है। और विकल्प चौथा है, निर्मित बनी हुई और परिवर्तित संरचनाओं की तुलना में अंतरक्रिया के स्वरूप पर स्वयं से बल देता है। यहाँ पर सही हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मिलान करना है। चलिए देखिए, पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण उपभोग का समाजशास्त्र है, आलोचनात्मक यथार्थवाद और सामाजिक रचनावाद यहाँ पर दिया गया है। अगर हम बात करें पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण की, तो यहाँ पर क्या होगा, यह स्वीकार करता है कि समान रूप में व्यवसाय अब संभव नहीं है, परंतु निर्यौद्योगिकीकरण का सम्मिलित करने वाले उग्र पर्यावरणवादी समाधानों को भी अस्वीकृत ये करता है। उपभोग का समाजशास्त्र, तो औद्योगिकीकरण पूंजीवाद और उपभोक्तावाद के संयोजन पर बल देता है और समाज पर्यावरण संबंधों का रूपांतरण करता है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। आलोचनात्मक यथार्थवाद से संबंधित यहाँ पर क्या होगा, पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं और यह समझने के लिए कि पूरे सामाजिक विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान से साक्ष्यों को एक साथ लाकर पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति वैज्ञानिक विधिपरक दृष्टिकोण है। और बात आती है सामाजिक रचनावाद की, तो यह जांच पड़ताल करने का दृष्टिकोण कि किस प्रकार कुछ पर्यावरण संबंधी मुद्दों को महत्वपूर्ण और अतिशीघ्र कार्रवाई के लिए आवश्यक रूप में देखा जाता है, जबकि अन्य मुद्दे व्यापक तौर पर उपेक्षित रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, परिवर्तनशील भौतिकवादी संस्कृति निम्न के द्वारा प्रभावित होती है। 5 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, समेकित वैश्विक पूंजी पहचाने जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण करती है और वैश्विक समाजों पर प्रभाव डालती है। विकल्प दूसरा है, समेकित वैश्विक पूंजी नेटवर्क जिसकी गतिविधि और परिवर्तनीय तर्क अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण और समाजों को प्रभावित नहीं करते। विकल्प तीसरा है, समेकित वैश्विक पूंजी विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी कार्यशीलता विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को प्रभावित करती है। विकल्प चौथा, समेकित वैश्विक मुद्रा नेटवर्क जिसकी गतिविधि और परिवर्तनीय तर्क अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण करता है और समाजों पर प्रभाव डालता है। 5वां विकल्प है, समेकित वैश्विक पूंजी नेटवर्क जिसकी गतिविधि और परिवर्तनीय तर्क जो कि अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण करते हैं और समाजों को प्रभावित करते हैं। प्रश्न है, परिवर्तनशील भौतिकवादी संस्कृति निम्न के द्वारा प्रभावित होती है, ये बताना है कौन सा यहाँ पर होगा। विकल्प, समेकित वैश्विक पूंजी नेटवर्क जिसकी गतिविधि और परिवर्तनीय तर्क जो कि अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण करते हैं और समाजों को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, नृजातीय भिन्नताएं सामाजिक संघर्ष को प्रभावित करती हैं। नृजातीय समूहों के मध्य संघर्षों के पैमाने और तीव्रता को समझने के क्रम में कुछ कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये कारक यहाँ पर बताने हैं, इनमें से कौन से हैं। 5 कारक यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ भिन्नताएं, दूसरा है आर्थिक भिन्नताएं, तीसरा है धार्मिक भिन्नताएं, चौथा सामाजिक जागरूकता और 5वां है राजनीतिक संगठन। यहाँ पर सही हो जाएगा वस्तुनिष्ठ भिन्नताएं, सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक संगठन। फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑप्शन बी। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वाम दक्षिण पार्टी विभाजन पूंजीवाद समाज में वर्ग विभाजन को प्रतिबंधित करता है। टीबी बोटोमोर द्वारा निम्न में से किन तर्कों के आधार पर इस विचार की आलोचना की गई है। 4 यहाँ पर विचार, 4 कथन दिए गए हैं।
पहला है पार्टियां भिन्न रुचियों के विशिष्ट समूहों का गठबंधन होती हैं। दूसरा विकल्प है ये गठबंधन स्थायी होते हैं और यह विभिन्न समूहों के स्थायी विकास में परिणत होते हैं। विकल्प तीसरा, राजनीतिक पार्टियां उनके वर्ग आधार से अपेक्षाकृत रूप से स्वायत्त होती हैं। विकल्प चौथा, प्रायः एक पार्टी के रूप में स्थानीय वर्ग समर्थन और निजी सरकार की राज्य स्तर पर उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता के बीच एक अंतराल होता है। यहाँ पर सही क्या होगा आपका? पार्टियां भिन्न रुचियों के विशिष्ट समूहों का गठबंधन होती हैं। राजनीतिक पार्टियां उनके वर्ग आधार से अपेक्षाकृत रूप से स्वायत्त होती हैं। और विकल्प चौथा, प्रायः एक पार्टी के लिए स्थानीय वर्ग समर्थन और किसी सरकार की राज्य स्तर पर उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता के बीच एक अंतराल होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देशज ज्ञान का विशिष्ट लक्षण नहीं है? देखिए, विकल्प ए है स्थानीय सांस्कृतिक परिवेश में ज्ञान के अंतःस्थापिता। विकल्प बी, स्थान और समय में स्थानीय ज्ञान की परिबद्धता। विकल्प सी, प्रकृति और संस्कृति के बीच समुचित पृथक्करण। विकल्प डी, प्रकृति के प्रति अनैमित्तिक दृष्टिकोण। कौन सा देशज ज्ञान का विशिष्ट लक्षण नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट होगा आपका प्रकृति और संस्कृति के बीच समुचित पृथक्करण। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर एथनोसेंट्रिज्म यानी कि नृजाति केंद्रवाद शब्द की रचना पूछी जा रही है। ये कॉन्सेप्ट दिया किसके द्वारा गया है? समनर, ई गेलनर, एल कुछ नार, टाइलर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। नृजाति केंद्रवाद आप सभी जानते हैं, समनर के द्वारा अवधारणा दी गई है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट समनर ने दिया है। इसके अलावा संस्था के विकास की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। फोकवेस इनकी पुस्तक है। और बात करें नृजाति केंद्रवाद किसके विपरीत अवधारणा है, तो यह सापेक्षवाद के विपरीत अवधारणा है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सापेक्षवाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, इस अवधारणा के जनक कौन है। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, निर्धनता का अस्तित्व है क्योंकि लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं। इस कथन से कौन संबंधित है? यह तर्क किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस है हर्बर्ट गेंस, बारबरा एहरेनरिक है, बानफील्ड और लेविस है। ऑस्कर लेविस यहाँ पर दिए गए हैं। निर्धनता का अस्तित्व है क्योंकि लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं। और ये प्रश्न आपके आई थिंक आपका जो यूपी पीजीटी का एग्जाम या फिर आपका जो जीडीसी या आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला हायर वाला जो एग्जाम हुआ, इन तीनों ही एग्जाम्स में से किसी एक एग्जाम में ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। निर्धनता का अस्तित्व है क्योंकि लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं। ये कहना, ये तर्क किसका है? हर्बर्ट गेंस का है। और निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा ऑस्कर लेविस द्वारा दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। उपभोक्तावाद के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए देखिए, पुंज उत्पादन के साथ साथ बड़े पैमाने पर उपभोग भी होना चाहिए। विकल्प बी, उपभोक्तावाद चिंतन का एक मार्ग, एक मानसिकता भी है। विकल्प सी है, उपभोग आर्थिक विकास पर निर्भर नहीं करता। विकल्प डी, उपभोग प्रतिरूप पर्यावरणीय संसाधन आधारों को क्षति पहुंचा सकता है और असमानता के प्रतिरूपों को बदतर बना सकता है। कौन सा सही नहीं है उपभोक्तावाद से संबंधित, ये यहाँ पर आपको बताना है। उपभोग आर्थिक विकास पर निर्भर नहीं करता, ये पूरी तरीके से यहाँ पर आपका गलत होगा। ठीक है, सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कानूनी मामला और न्यायिक आदेश क्या दिया गया है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये आपका कथन कारण में भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। रामेश्वर बनाम और राजस्थान राज्य, जो 1952 में ये कानून ये एक इशू आया था, इससे आपका जुड़ जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बलात्कार के मामले में समर्थक साक्ष्य की आवश्यकता को विवेक की कसौटी के तौर पर माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा रफीक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1980, इसमें क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि बलात्कार के पीड़ित की गवाही को तब तक नहीं अस्वीकृत किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी सत्यता के विरुद्ध बहुत दृढ़ उपशामक साक्ष्य न उपलब्ध हो। ठीक है, फिर विकल्प सी में है हरपाल सिंह और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश 1981 में क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आपका निर्णय दिया था कि बलात्कार के मुकदमे में यह तर्क दिया गया कि एक स्त्री यौन संभोग की आदि है, निरर्थक है। फिर भरवाड़ा भोगी भाई हरजी भाई बनाम गुजरात राज्य 1983 में ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया गया कि स्त्री की गवाही के समर्थक साक्ष्य अनिवार्य यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प डी होगा, ये कथन कारण में ये
इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, किसने यहाँ तर्क दिया कि शहरीवाद प्रत्येक को एक अज्ञात जनसमूह में निमग्न करने के स्थान पर विविध उपसंस्कृतियों को प्रोत्साहित करता है। फिशर, डेविड हार्वे, मैनुअल केसल्स, लुईवर्थ, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। शहरीवाद प्रत्येक को एक अज्ञात जनसमूह में निमग्न करने के स्थान पर विविध उपसंस्कृतियों को प्रोत्साहित करता है। ये यहाँ पर ये किसके द्वारा कहा गया है? फिशर के द्वारा कहा गया है। फिशर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें दी गई हैं। द रूलिंग क्लास है, पॉलिटिकल पार्टीज है, एलिट्स एंड सोसाइटी है, द माइंड एंड सोसाइटी है। चलिए देखकर बताएं यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा। रूलिंग क्लास की अगर हम बात करें, ठीक है, रूलिंग क्लास की अगर हम बात करें तो ये किसकी है? ये मोस्का की पुस्तक है। ऑप्शन यहाँ पर ए का थर्ड हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें ये रॉबर्ट मिशेल्स की हो जाएगी। फिर बचती है आपकी एलिट्स एंड सोसाइटी, ये आपकी बोटोमोर की हो जाएगी पुस्तक। द माइंड एंड सोसाइटी ये पैरेटो की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने मैं को इस प्रकार परिभाषित किया। आइए ऑप्शंस देखिए, देखकर बताएं इनमें से सही क्या होगा। आई एंड मी का कॉन्सेप्ट जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा दिया गया था। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वहन इनकी अवधारणा दी गई है। सबसे पहले इन्होंने रोल की बात, भूमिका की बात की थी। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर आत्म का अगण्य, अपूर्वानुमेय और रचनात्मक पक्ष होगा। ऑप्शन ए, सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने सोशलाइजेशन कहा था। इस तरह से आपका स्टेटमेंट पूछा गया था। सेल्फ डेवलपमेंट को सोशलाइजेशन से रिलेटेड करके आपका जीडीसी में, ठीक है, और वहाँ पर आयोग के द्वारा बताया गया है, आपके जो ब्लूमर हैं उनको बताया गया है। ठीक है, वहाँ पर वो आपका ये गलत होगा, ये इनका मीड का कहना था। और साथ में मीट के अलावा ये कूली के द्वारा भी बात बोली गई थी। सेल्फ डेवलपमेंट ही सोशलाइजेशन है, इस तरह का इनका आता है। और इन्होंने ये मतलब कि इन दोनों का ये मानना था कि जो व्यक्ति का सेल्फ डेवलप्ड होता है वो सोसाइटी में ही होता है। यहाँ पर कूले मीट से इस बात से अलग हो जाते हैं। कूले कहते हैं सेल्फ एंड जो आपका सोसाइटी है ये दोनों ही क्या है? जुड़वा है, एक है। ये कूले ने कहा था। ये स्टेटमेंट भी आपका आता है कि सेल्फ एंड सोसाइटी, स्व और समाज को जुड़वा किसने कहा? ये जुड़वा बच्चे या जुड़वा संतान या जुड़वा है, इस तरह से स्टेटमेंट कुछ आता है। ये कूले के द्वारा बोला गया। और मीड, हर्बर्ट मीड कहते हैं सेल्फ एंड सोसाइटी दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें समाज में सही से मिलान करें। 22 है ये प्रश्न। यहाँ पर अगर हम बात करें आखेटिय संघीय समाज की, तो कुछ असमानताएं होती हैं। उम्र, लिंग द्वारा सीमित पदों में अंतर, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा एक का थर्ड। कृषक समाज आपका जुड़ जाएगा। शक्तिवान असमानताएं, सरदारों द्वारा शासित छोटे ग्रामीण समुदायों पर आधारित, बी का फोर्थ। चारागाही समाज में आपका आ जाएगा सुस्पष्ट असमानताएं, शासक योद्धा राजाओं द्वारा शासित घरेलूकरण और आजीविका निर्वाह पर आधारित है। और विकल्प डी, पारंपरिक समाज व सभ्यताएं, यह आपका किससे जुड़ जाएगा? कृषि पर आधारित राजा द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला सुस्पष्ट सरकारी तंत्र। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर सी होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए, सामाजिक नेटवर्क समूह की विशेषताएं पूछी जा रही हैं। 5 यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस। पहला है उन्हें प्रायः ऑनलाइन समुदाय कहा जाता है। दूसरा विकल्प है वे प्रत्यक्ष संवाद में सम्मिलित नहीं होते। विकल्प तीसरा है हो सकता है कि वे स्थानीय और एक स्थान से संबंध ना हो। विकल्प चौथा, वे अपनी स्वयं की भाषा, मूल्य, नियम और मानदंड गढ़ते हैं। विकल्प पांचवा, वे सदस्यों को आत्मसम्मान की अनुभूति देते हैं। सामाजिक नेटवर्क समूह की विशेषताएं पूछी जा रही हैं, कौन सी हैं? उन्हें प्रायः ऑनलाइन समुदाय कहा जाता है, जो आपके सोशल नेटवर्क ग्रुप है। ऑनलाइन समुदाय, ऑनलाइन कम्युनिटी, वे प्रत्यक्ष संवाद में सम्मिलित नहीं होते। हो सकता है कि वे स्थानीय और एक स्थान से संबंधित ना हो। वे अपनी स्वयं की भाषा, मूल्य, नियम और मानदंड करते हैं। वे सदस्यों को आत्मसम्मान की अनुभूति देते हैं। ये पांचों यहाँ पर सही होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर अगर हम बात करें गाया संकल्पना की, तो पृथ्वी ग्रहों को स्वयं में से एक जीवित प्राणी के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें मनुष्य और अन्य जातियों में से प्रत्येक का अनिवार्य भूमिका निर्वहन होता है। ग्लोबल कॉमन्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों द्वारा साझा किए गए संसाधन। पर पर्यावरणीय अभाव की बात करें तो एक स्थिति जिसमें अल्पावधि लाभ फलीभूत होते हुए पर्यावरण से हमारे संबंध पर गंभीर नकारात्मक दीर्घावधिक प्रभाव होंगे। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अगर हम बात करते हैं तो एक सैद्धांतिक निर्देश जो मानव संस्कृति और भौतिक पर्यावरण के संबंध का अन्वेषण करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, मिलान करना है। बहुचर विश्लेषण किससे जुड़ जाएगा आपका? सकुल विश्लेषण से। इसके अलावा महत्व की जांच, ये काई स्क्वायर टेस्ट हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति आपका मानक विचलन से जुड़ जाएगा और कॉल पियर्सन विषमता गुणांक से। ठीक है, यहाँ पर आपका विकल्प ए हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।